आज की इस तहकीक का आगाज़ हम एक ऐसे टॉपिक से करने वाले हैं जो दरअसल हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस पर आम तौर पर बात करने से लोग थोड़ा कतराते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है लोगों को। सही कहा। इंसानी जिस्म के बहुत से हिस्से हैं जिनकी अपनी एक मखसूस बॉडी ओडर या बदबू होती है, और आम तौर पर इस बात को एक नेचुरल सी चीज़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि कान के बिल्कुल पीछे के हिस्से से भी एक अजीब सी बदबू आ सकती है, जो कि बहुत कॉमन है में से। हाँ, यानी ये एक ऐसी जगह है जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहती है। हम जब आईने में देखते हैं तो चेहरा नज़र आता है, बाल नज़र आते हैं, लेकिन कान के पीछे का छोटा सा हिस्सा एक ब्लाइंड स्पॉट बनकर रह जाता है। सही। और क्योंकि ये नज़र नहीं आता तो इसलिए शायद ही कभी वहाँ ध्यान जाता हो। लेकिन इस छोटे से नज़रअंदाज किए गए हिस्से में बायोलॉजी की जो कहानी छुपी है वो वाकई हैरानकुन है। तजस्सुस इस बात का है कि आखिर हमारे जिस्म के इस पोशीदा क्रीस में ऐसा क्या चल रहा होता है जो इस अजीब ओडर का बाइस बनता है। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो एवरीडे हेल्थ के एक बहुत ही मालूमाती आर्टिकल पर मबनी है। इसे डॉक्टर जैकलिन डॉसल ने रिव्यू किया है और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के डोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एस टाइलर हॉलमेक की माहिराना राय और उनकी रिसर्च शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ शुरू में ही ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ सफाई के बेसिक तरीके बताना नहीं है। यानी नहाते वक्त सफाई कैसे करनी चाहिए ये तो हम सबको पता ही होता है। हाँ, वो तो बेसिक कॉमन सेंस है। एग्जैक्टली। हमारा असल मिशन उस डीप साइंस को समझना है जो हमारी स्किन के इस छोटे से हिस्से पर एक मुकम्मल इकोसिस्टम की तरह काम कर रही है। जिल्द की बनावट कैसी है, माइक्रोबायोम किस तरह फंक्शन करता है, और सबसे बढ़कर ये कि रोजमर्रा की आदत वहाँ क्या असरात डालती हैं। चलिए इसको तफसील से समझते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी बायोलॉजी की तरफ आते हैं जो इस ऑर्डर की सबसे बड़ी वजह तस्वुर की जाती है। मवाद में जिक्र है कि हमारी स्किन का अपना एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सही। तो आखिर ये ग्लैंड्स और इनसे निकलने वाला ऑयल कान के पीछे इतना बड़ा मसला क्यों बन जाते हैं? इसे समझने के लिए ना थोड़ा स्किन एनाटॉमी को देखना होगा। हमारी पूरी बॉडी पर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन कान के पीछे का जो फोल्ड है वहाँ इन सेबेशियस ग्लैंड्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। ये ग्लैंड्स एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सीबम कहते हैं। अब सीबम का बुनियादी मकसद कोई मसला पैदा करना नहीं है। इसका काम दरअसल स्किन को वाटरप्रूफ बनाना, उसे ड्राई होने से बचाना और बैरूनी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। यानी एक बिल्ट इन मॉइस्चराइजर है जिस्म का। बिल्कुल। मसला तब स्टार्ट होता है जब ये सीबम उस छोटे से फोल्ड में जमा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कान का पिछला हिस्सा एक क्रीज की तरह होता है ना, तो वहाँ ऑयल को इवेपोरेट होने या नेचुरली रब ऑफ होने का रास्ता नहीं मिलता। सही है। और जब ये सीबम वहाँ इकट्ठा होता है तो डॉक्टर हॉलमिक की रिसर्च बताती है कि इसकी स्मेल एक वक्त के बाद बिल्कुल चीज जैसी, यानी थोड़ी सावर और खट्टी सी महसूस होने लगती है। वेट, अगर वहाँ इतने ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स हैं तो क्या इसे हम अपने फेस के टी जोन से कंपेयर कर सकते हैं? जैसे फोरहेड और नोज बहुत ऑयली रहती है लोगों की, तो क्या कान के पीछे का हिस्सा बेसिकली साइड हेड का एक हिडन टी जोन है जिसे सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है? ये बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, ये एक किस्म का हिडन ऑयली जोन ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि चेहरे का ऑयल शाइन करता हुआ नजर आ जाता है, तो टिश्यू से साफ कर लिया, हाँ, या फेस वॉश यूज कर लिया, लेकिन कान के पीछे का ऑयल किसी को नजर नहीं आता। और यहाँ एक और पॉइंट बहुत अहम है कि ये ऑयल प्रोडक्शन हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। ये प्योरली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, यानी सब में सेम नहीं होता? नहीं, किसी के ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा सीबम निकालते हैं, और किसी के ग्लैंड्स नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये नेचुरल तौर पर ही एक बड़ा मसला बन जाता है। तो इसका मतलब है कि बदबू सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं आती, बल्कि उस ऑयल के कंटिन्यूअसली एक जगह कैद रहने की वजह से आती है, क्योंकि फ्रेश ऑयल की तो ऐसी चीज जैसी बदबू नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सीबम अकेला इस चीज जैसी स्मेल का जिम्मेदार नहीं होता। अच्छा।
सीबम दरअसल ओडरलेस होता है जब वो फ्रेश निकलता है, लेकिन हमारी स्किन स्टेराइल नहीं है। हमारी बॉडी पर हर वक्त मिलियंस ऑफ नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। सही। जब ये बैक्टीरिया इस जमाशुदा सीबम को कंज्यूम करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस केमिकल ब्रेकडाउन के नतीजे में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ये असल वजह है उस बदबू की। मतलब बैक्टीरिया का खाना पीना चल रहा है वहां। बिल्कुल। और इस इक्वेशन में थोड़े बैरूनी अनासिर भी शामिल कर ले, जैसे लोग बालों में हेयर स्प्रे या लीव इन कंडीशनर्स लगाते, पसीने के साथ ये सब प्रोडक्ट्स बहकर सीधा कान के पीछे उस फोल्ड में जमा हो जाते हैं। ओह। उसके ऊपर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हवा में मौजूद डस्ट, ये सब उस ऑयल और बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक थिक लेयर बना देते हैं। तो ये प्योरली एक नेचुरल और इन्वायरमेंटल मिक्सअप है, जिसका बड़ा आसान सा हल है कि नरम साबुन और वॉश क्लॉथ से उस हिस्से को थॉरली वॉश किया जाए। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर मसला सिर्फ आम डर्ट, पसीने और ऑयल का होता तो शायद रोजाना नहाने से ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाता। लेकिन डॉक्टर हॉलमिक की फाइंडिंग्स बताती हैं कि कई दफा ये सिर्फ हाइजीन का इशू नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर मेडिकल स्किन कंडीशन होती है। उन्होंने एक टर्म यूज की है, सेबोरेक डर्मेटाइटिस। हाँ, SD। अब आम लोग तो शायद खारिश या फ्लेकिंग को सिंपल ड्राइनेस समझकर कोई क्रीम लगा लें, लेकिन ये कंडीशन असल में है क्या? यही वो डिस्टिंक्शन है जो समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अगर स्किन ड्राई हो रही है या छिलके उतर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि ऑयल कम है, लेकिन सीबोरेक डर्मेटाइटिस बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे? ये कंडीशन उन्हीं जगहों पर होती है जहां सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस कंडीशन की क्लियरली विजिबल साइंस होती हैं, जैसे कि कान के पीछे मुसलसल खारिश होना, स्किन का मुतवर्रम होना यानी रेड और इरिटेट हो जाना, वहां से छिलके उतरना और बाज़ औक़ात वहां एक सख्त क्रेस्ट या पपरी सी जम जाना। अगर ऐसी अलामतें हैं तो ये सिंपल डर्ट या बैड हाइजीन नहीं है। सही। ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो स्किन शो कर रही होती है। और इस आर्टिकल में एक फैक्ट पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। हम सब ने छोटे बच्चों के सरों पर वो येलो क्रस्ट देखा होता है जिसे क्रेडल कैप कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ बेबीज तक महदूद एक माइनर इशू है, लेकिन तहकीक बताती है कि अडल्ट पॉपुलेशन का तकरीबन 4% हिस्सा भी इस कंडीशन का शिकार होता है। यानी मिलियंस ऑफ अडल्ट्स एक्चुअली इस कंडीशन के साथ घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। बरून में इसका होना बहुत कॉमन है। लोग इसे नॉर्मल खुश्की या डैंड्रफ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रैंडम इस्तेमाल करते रहते हैं बिना एक्चुअली कंडीशन को समझे। सही। लेकिन इस पूरी कंडीशन के पीछे एक माइक्रोस्कोपिक कल्प्रेट मौजूद है। एक मखसूस किस्म का खमीर या यीस्ट है जिसे मेलासेजिया कहा जाता है। मेलासेजिया। हाँ, ये नाम सुनने में किसी एग्जॉटिक प्लांट जैसा लगता है, लेकिन दरअसल ये हमारे माइक्रोबायोम का हिस्सा है। ये मेलासेजिया खमीर अगर ऑलरेडी हमारे स्किन पर नॉर्मल तौर पर रहता है तो फिर ये अचानक से मसला क्यों बन जाता है? और स्पेसिफिकली ये यीस्ट इस स्मेल में कैसे किरदार अदा करता है? देखें, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेलासेजिया हमारी स्किन पर दूसरे माइक्रोब्स के साथ एक बैलेंस में रहता है और कोई मसला पैदा नहीं करता। लेकिन ये यीस्ट लिपोफिलिक होता है, यानी इसे ऑयल बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये सीबम पर फीड करता है। बिल्कुल। जब किसी वजह से स्किन पर एक्सेस सीबम प्रोड्यूस होता है, चाहे वो जेनेटिक्स हो, स्ट्रेस हो या वेदर चेंजेस हो, तो इस यीस्ट को एक ऑल यू कैन ईट बफे मिल जाता है। सही है। जब इसे इतनी ज्यादा खुराक मिलती है तो इसकी आबादी रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। ये ओवरग्रोथ स्किन को इरिटेट करती है, जिसके नतीजे में स्किन के सेल्स बहुत तेजी से शेड होने लगते हैं और यही वो येलो फ्लेक्स हैं जो हमें नजर आते हैं। ओह अच्छा। अब डॉक्टर हॉलमिग ने क्लैरिफाई किया है कि मेलासेजिया यीस्ट खुद बदबू प्रोड्यूस नहीं करता, इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इस यीस्ट के ओवरग्रोथ की वजह से जो सख्त पपरी और येलो फ्लेक्स स्किन पर जम जाते हैं वो एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं, एक शील्ड की तरह। हाँ, और इस शील्ड के नीचे बॉडी का पसीना और डेड स्किन सेल्स कैद हो जाते हैं। जब पसीना वहां ट्रैप हो जाता है और वहां फ्रेश हवा नहीं पहुंचती तो उस ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से एक सीलन भरी मस्टी और डैम्प सी बदबू आने लगती है। मस्टी स्मेल, यानी जैसे किसी बंद और गर्म कमरे में बारिश का पानी रह जाए तो आती है। एग्जैक्टली।
वैसी ही सीलन भरी बदबू। वाओ, तो ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक चेन रिएक्शन चल रहा है वहां। एक्सेस ऑयल ने यीस्ट को बुलाया, यीस्ट ने पपड़ी बनाई और उस पपड़ी ने पसीने को ट्रैप करके वो मस्टी स्मेल पैदा कर दी। सही कहा आपने। अगर किसी के साथ ये हो रहा हो तो जाहिर है सिंपल साबुन से रगड़ कर धोने से तो मसला हल नहीं होगा। ऐसे में इसका मेडिकली हल क्या है? अगर किसी को ऐसी रेड, फ्लेकी और एची स्किन के साथ मस्टी ओडर नोटिस हो रही है तो बेस्ट अप्रोच ये है कि फौरन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू किया जाए, क्योंकि जब यीस्ट का ओवरग्रोथ हो चुका हो तो उसे खत्म करने के लिए स्पेसिफिक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं। सही। डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसी कंडीशन में टॉपिकल एंटी फंगल्स, स्पेसिफिक क्रीम्स या ऐसे शैम्पूस तजवीज़ करते हैं जिनमें कीटोकेनाजोल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डायरेक्ट इस यीस्ट को टारगेट करते हैं। तो ये तो बायोलॉजी और मेडिकल कंडीशंस की बात हो गई जो नेचुरली हो रहा है। लेकिन गुफ्तगू का रुख अब थोड़ा आम आदात की तरफ मोड़ते हैं। आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी बहुत सी आदत अपना चुके हैं जो बराह रास्त कान के इर्द गिर्द के हिस्से को मुतासिर करती हैं। बिल्कुल। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पता नहीं कितनी चीजें अपने कान पर लटकाए रखते हैं। ग्लासेस, सनग्लासेस, फिर फेस मास्क का इस्तेमाल। इसके अलावा बड़े वाले ओवर ईयर हेडफोन्स पहनना, सर्दी में ईयर मफ्स या बाइक्स चलाते वक्त हेलमेट्स पहनना। क्या ये सब जदीद तर्ज जिंदगी की चीजें इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रही हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो हमारा मॉडर्न और टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल असल में हमारी स्किन के एवोल्यूशनरी डिजाइन से सीधा टकरा रहा है। हमारी जिल्द नेचुरली सांस लेने और ओपन एयर में रहने के लिए बनी है। सही। लेकिन जब कोई बार बार और घंटों तक आईने के हैवी फ्रेम्स, टाइट मास्क के स्ट्रैप्स या मोटे हेडफोन्स पहनता है तो ये चीजें कान और उसके पीछे के क्रीज के ऊपर एक फिजिकली ऑक्लूडेड यानी मुकम्मल तौर पर बंद एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। इससे एक किस्म का ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वहां हीट और मॉइस्चर ट्रैप हो रही है। एग्जैक्टली। एक टोटली सील्ड माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। इन एक्सेसरीज के लगातार प्रेशर की वजह से वहां एयर फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब उस बंद जगह के अंदर बॉडी हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, पसीना आता है, सीबम निकलता है और हवा में मौजूद डस्ट होती है। और इन सब को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल। और हीट प्लस मॉइस्चर प्लस डार्कनेस, ये किसी भी बैक्टीरिया और यीस्ट की ब्रीडिंग के लिए सबसे परफेक्ट कंडीशन होती है। सो हम खुद अपने हेडफोन्स और हेलमेट से वहां एक ऐसी आर्टिफिशियल लेबोरेटरी बना रहे हैं जहां बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से ग्रो कर सकें। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ बदबू या कुछ और भी? बदबू तो सबसे पहला नतीजा है, लेकिन मुसलसल फ्रिक्शन और स्किन के बंद रहने की वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। उस ट्रैप्ड हीट और डर्ट की वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिससे कान के पीछे एक्ने यानी दाने निकल आते हैं। सही। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रैप्स या हेडफोन पैड्स लगातार स्किन पर रगड़ खा रहे होते हैं। और हैरान की बात यह है कि लोग रोजाना नहाने के बावजूद इसका शिकार होते हैं। क्योंकि मसला उनकी स्किन में नहीं, उन चीजों में होता है जो वो पहन रहे हैं। एग्जैक्टली। अब लोग अपने कपड़े तो हर रोज धो लेते हैं, लेकिन क्या कोई अपने हेडफोन्स के फोम पैड्स या ईयरमफ्स को इतनी रेगुलरली धोता है? दैट इज सच अ ब्रिलियंट पॉइंट। हम अपने हेडफोन्स को महीनों बल्कि सालों तक यूज करते रहते हैं बिना ये सोचे कि उन पैंट्स पर कितना पसीना, ऑयल और डेड स्किन सेल्स जमा हो चुके हैं। फिर हैरान होते हैं कि दाने क्यों निकल आए। सही बात है। इसी हवाले से एक और लाइफस्टाइल ट्रेंड का जिक्र करना जरूरी है, ईयर पियर्सिंग्स। खासकर आजकल कार्टिलेज यानी कान के सख्त हिस्सों पर मल्टीपल पियर्सिंग्स करवाने का ट्रेंड बहुत आम है। इस ट्रेंड और कान के पीछे की सफाई का आपस में क्या कनेक्शन है? पियर्सिंग्स का रुझान वाकई बहुत प्रिवेलेंट है और अनफॉर्चुनेटली ये उस एरिया के इश्यूज को मजीद कॉम्प्लिकेट कर देता है। देखें, जब कान के नरम हिस्से में पियर्सिंग होती है तो वो जल्दी हील होती है, लेकिन कार्टिलेज में नेचुरली ब्लड फ्लो कम होता है और वहां हील होने में महीनों लग सकते हैं। अच्छा। अगर पियर्सिंग किसी गैर जारूब यानी अनस्टेराइल माहौल में की जाए तो उस फ्रेशली पंक्चर्ड वुंड के जरिए बैक्टीरिया बड़ी आसानी से स्किन के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
और क्योंकि कान के पीछे वैसे ही बैक्टीरिया और यीस्ट पहले से मौजूद होते हैं, तो एक ओपन वुंड का वहां होना बेसिकली एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगर किसी को नई पियर्सिंग के बाद इशू हो रहा हो तो इन्फेक्शन की निशानियां क्या होंगी? अगर नई पियर्सिंग के इर्द गिर्द मुसलसल इन्फ्लेमेशन हो, दर्द महसूस हो, सूजन हो जाए या वहां से कोई मवाद निकलना शुरू हो जाए, तो ये क्लियर कट वार्निंग साइंस हैं कि वहां इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में क्या फौरन पियर्सिंग निकाल देनी चाहिए? नहीं, बगैर डॉक्टर के डायरेक्टली पियर्सिंग को रिमूव करना इन्फेक्शन को अंदर ट्रैप कर सकता है। ऐसे में किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर से रुजू करना लाजिम है। वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देते हैं और बाज़ औक़ात डॉक्टर की निगरानी में उस पियर्सिंग को हमेशा के लिए निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम फैक्टर्स और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स को सामने रखें, तो आखिर इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने और सफाई का बेहतरीन तरीका होना क्या चाहिए? आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं कि नहाते वक्त सर पर शैम्पू लगाया और जब झाग बहकर गुजरता है तो बस सफाई हो गई। कान के पीछे सेपरेटली कौन धोता है? ये रन ऑफ शैम्पू वाली आदत बहुत आम है, लेकिन ये सफाई नहीं करती। सिर्फ शैम्पू का झाग बहकर गुजर जाने से उस सीबम रिच हिस्से की प्रॉपर्ली सफाई नहीं होती। उस स्टिकी ऑयल को हटाने के लिए प्रॉपर वॉशिंग की ज़रूरत होती है। आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि माएँ हमेशा कहती थीं कि कान के पीछे साफ करो। हाँ, बिल्कुल। और आज साइंस ने साबित कर दिया है कि माँ की उस पुरानी नसीहत में कितनी ट्रूथ थी। इस एरिया को थरोली टारगेट करके क्लीन करना पड़ता है। सो स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? क्या रेगुलर साबुन ठीक है? इसके लिए जो सबसे स्ट्रांगली रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये है कि जो फेशियल क्लेंजर यानी वो नरम क्लेंजर जो लोग चेहरे के लिए यूज करते हैं, वही इस हिस्से के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। एक नरम फेशियल क्लेंजर एफिशिएंटली जमा होने वाले डेड स्किन सेल्स, डर्ट और एक्सेस सीबम को सेफली हटा देता है। लेकिन इसमें एक एहतियात भी है। जब लोगों को पता चलता है कि वहां इतना डर्ट जमा हो रहा है, तो वो सख्त स्क्रब्स या लुफा लेकर वहां सख्ती से रगड़ लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर हॉलमिग ने इस प्रैक्टिस से बहुत सख्ती से खबरदार किया है। हार्श स्क्रब्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कान के पीछे की स्किन बहुत हसास होती है। अगर वहां सख्त रगड़ लगाई जाए तो उस फ्रिक्शन से एक्जिमा ट्रिगर हो सकता है और सिवियर इरिटेशन पैदा हो सकती है। सही। मकसद स्किन के नेचुरल बैरियर को तबाह करना नहीं है, बल्कि उसे बैलेंस में रखना है। रोजाना हल्के हाथ से जेंटली सफाई करना ही इसका असल हल है। गुफ्तगू को समेटते हुए अगर हम खुलासा देखें तो बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ सीबम का जमा होना एक बेस बनाता है। उस ऑयल पर नॉर्मल स्किन बैक्टीरिया और मलासेज या खमीर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, और फिर हमारा लाइफस्टाइल जैसे हेडफोन्स और हेलमेट्स का इस्तेमाल वहां एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाता है। और इस साइकिल को तोड़ने का तरीका नरम क्लेंजर से रोजाना सफाई है। ये तमाम बातें आम इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और इस तहकीक से एक अहम सवाल पैदा होता है जो अलग एंगल से सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने देखा कि अगर महज एक छोटी सी आदत जैसे मुसलसल हेडफोन्स पहनना कान के पीछे के छोटे से निज़ाम को इस कदर तब्दील कर सकती है कि वहां बैक्टीरिया और खमीर की आबादी बढ़ जाए, तो सोचने की बात यह है कि हमारा जदीद तर्ज जिंदगी हमारे जिस्म के दीगर पोशीदा हिस्सों के कुदरती निज़ाम को और कितना तब्दील कर रहा है। वाकई क्या हम अपने आराम के लिए जो नए आलात जैसे स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस रिंग्स जिस्म पर लटकाए रखते हैं, वो अनजाने में हमारी जिल्द पर बसने वाली इस छोटी सी दुनिया का माहौल हमेशा के लिए बदल रहे हैं? ये ख्याल वाकई बहुत तजस्सुस पैदा करता है और मजबूर करता है कि हम अपने आलात और जिस्म के रिश्ते पर मजीद गौर करें। इस तहरीक देने वाले ख्याल के साथ हम इस इल्मी गुफ्तगू का यहीं इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।